बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर आज जो फैसले हुए हैं वो फैसले पाकिस्तानी सियासत में मुस्तकबिल पे किस हद तक असरअंदाज होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास हुआ और इजलास के अंदर ये फैसला हुआ है कि जो वक्त मुकर्रा के अंदर इलेक्शन होना है वो ज़रूरी है। वहाँ पर राय दी गई, कानूनी राय भी दी गई। बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने ये कहा कि आइन के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद नई हल्का बंदियाँ तरतीब पाएंगी। उन्होंने कहा कि पहले हमें इस बात की यकीन दहानी करवाई गई थी कि नई हल्का बंदियाँ नहीं होंगी, वक्त मुकर्रा के ऊपर इलेक्शन होंगे, तो इसलिए हम ये समझते हैं कि केयर टेकर जो हुकूमत है वो चेयर टेकर ना बने और वक्त मुकर्रा के ऊपर इलेक्शन करवाए जाएं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो अपनी मुशावरती इजलास जो किया उसके बाद इलेक्शन कमीशन के साथ बातचीत करने के अंदर उन्होंने ये बात कही है कि हल्का बंदियां करवाने के बाद शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। यानी वो इस बात पर मुसर है कि हल्का बंदियां पहले हों और फिर उसके बाद इलेक्शन हो। उनके ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापसी के हवाले से अपनी तारीख तब्दील कर चुके हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जब वो उनके हमराही मौजूद थे, उन्होंने कहा जी अक्टूबर के वस्त के अंदर या अक्टूबर में वापस आने का इरादा है, यहां पर आकर कानून का सामना करेंगे, अपने तमाम मुकद्दमात की पैरवी करेंगे और फिर इलेक्शन कैंपेन को भी लीड किया जाएगा। दूसरी तरफ आज चेयरमैन PTI की जमानत के हवाले से जो दरखास्त थी, ट्रायल कोर्ट के फैसले के ऊपर भी बेशुमार बातें होती रहीं, उसमें पीर तक समाअत को मुलतवी कर दिया गया। और दूसरी जानिब खबर यह सामने आई कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर जो हैं उन्हें OSD बना के इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने के अहकाम जारी हुए हैं। लेकिन इस ज़मन में जब वो बाहर से वापस आए थे तो उन्होंने एक खत इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस को लिखा था कि मैं अपनी अदालत के अंदर खुद को गैर महफूज महसूस कर रहा हूं, मेरी अदालत के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए कुछ इकदाम किए जाएं। अब ये तबादला क्यों हुआ है इसके मुहर्रिकात पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले जो बात है पीपल्स पार्टी के CEC इजलास की और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियों का कहना, इस ज़मन में आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये क्लैश कितना बढ़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। या सर साहब, क्या क्लैश बढ़ना है? नहीं, सब ड्रामेबाजी हो रही है, सब ड्रामेबाजी। क्या इन सब लोगों ने मिलकर फैसला नहीं किया था? क्या वो जो इजलास हुआ था उस इजलास पे वज़ीर आला सिंध शामिल नहीं थे? क्या उस इजलास के अंदर बाकी लोग शामिल नहीं थे? क्या उस इजलास का फ़ैसला जो भी हुआ था उसके बाद फैसल करीम कुंडी साहब से लेकर दीगर लोगों ने बहुत सी बातें नहीं की थी? क्या इनको नहीं पता था इलेक्शन कब होना है? और जनाब सब पता था। IMF से जब इन्होंने किस्त ली, ये तय था कि फरवरी में इलेक्शन होगा। 2 डेटें इन्होंने तय की, 4 फरवरी या फिर 24 फरवरी, इन दोनों में से कोई एक डेट रख लेते हैं। लेकिन अब इन्हें नज़र आना ये शुरू हो गया है कि ना 4 फरवरी ना 24 फरवरी, लगता है कि काम इससे भी आगे जाएगा, जो नज़र आना शुरू हो गया। बात यह है कि ये सारी की सारी सियासी जमातें जो PDM का हिस्सा थी, बेहतर इन लोगों ने अपने दौरे इक़्तिदार में आवाम को गुर्बत के अलावा कुछ नहीं दिया, बेरोज़गारी के अलावा कुछ नहीं दिया, लोगों को जेलों में डालने के अलावा कुछ नहीं दिया, झूठे केस बनाने के अलावा कुछ नहीं दिया, अपने सियासी मुखालिफिन को दबाने के अलावा कुछ नहीं दिया। रहती उड़ती कसर उस वक्त निकल गई जब निगरान सेटअप आया। मैं माजरत से कहता हूँ निगरान सेटअप ने आके दावे बड़े किए। निगरान सेटअप की हमें बड़ी उम्मीद थी कि बड़े गैर मुनसफाना, कोई भी गैर मुनसफाना फैसला नहीं होगा, बिल्कुल बड़े अच्छे लोग हैं। क्या हुआ? पेट्रोल बम गिरा दिया गया, बिजली बम गिरा दिया गया। आज गली मोहल्लों चौकों चौराहों पे जाके देखें क्या आलम है। पीपल्स पार्टी अब अपने आप को एक अपोजिशन में लाना चाहती है ताकि लोग इनसे बिजली के रेट्स के मतलब ना पूछ सकें, इनसे पेट्रोल की कीमतें, इनसे बेरोजगारी, इनसे गुर्बत का ना पूछ सके। यही हिसाब मुस्लिम लीग नून कर रही है। मुस्लिम लीग नून को पता था। मुस्लिम लीग नून किस हैसियत से कह रही है जी कि नई हल्का बंदियां होंगी? किस हैसियत से कह रही है कि नई हल्का बंदियां होंगी? और बात भी अगर मुस्लिम लीग नून की ही मानी जाए तो फिर आप समझ लेना कि गड़बड़ कहाँ पे है, सारा कुछ कहाँ पे है। या सर, आज पूरे पाकिस्तान का मुझे कोई एक शहर बता देंगे जहाँ पर एहतजाज नहीं हुआ? कोई एक शहर ऐसा बता देंगे जहाँ पर लोगों ने बिजली के बिल नहीं चलाए? कोई एक शहर ऐसा बता देंगे जहाँ पर बिजली के हसूल के लिए बिजली के बिलों पे वापडा के दफातर के बाहर एहतजाज नहीं हुआ? आपको पता है कि कोई सियासी जमात लीड नहीं कर रही। लोग खुद ये ऐलान कर रहे हैं कि हम बिल नहीं देंगे। लोग खुद ये ऐलान कर रहे हैं कि जो हमारा मीटर काटने आया उसको मैं बिल्कुल हम बाइट फेंक देंगे। मैं भी आपको एक शख्स दिखाता हूँ। इस शख्स का नाम है उसामा तारिक। ये उसामा तारिक वो शख्स है, मैं फुटेज में आपको नजर आ जाएगा।
उसामा तारिक वो शख्स है जिसका पाकिस्तान की हर सियासी जमात के साथ एक बहुत अच्छा तल्लुक है। इसे पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि ये तमाम सियासी जमातों, पाकिस्तान की मेन जो लीडर लोग हैं, मेन लोग अशराफिया कह लें, अशराफिया भी कह लें, या मेन सियासी लीडरशिप जो है, चाहे वो इमरान खान था, चाहे वो नवाज शरीफ था, चाहे कोई भी था, ये उसामा तारिक है। इसके मतलब कहा जा रहा है कि इसके हर लोगों से इतने गहरे तल्लुकात हैं, इंटरनेशनल लोगों से बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। इसने आज एक लेटर लिखा है, वो बड़ा खौफनाक लेटर है। उस लेटर में इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की असल अवाम जो है वो तो मर गई है, अशराफिया पैसे खा गई है, अशराफिया इतना कुछ ले गई है जिसकी इंतहा कोई नहीं है। अशराफिया के पास इतना पैसा है कि जिसके मतलब सोच नहीं सकते। आप इस शख्स का अंदाजा लगा लेना, नवाज शरीफ की शादी से लेकर हर बंदे, चाहे कोई एस्टेब्लिशमेंट से तल्लुक रखता है, चाहे कोई सियासी जमात से तल्लुक रखता है, हर जगह इस शख्स के तल्लुकात हैं। इसने एक लेटर लिखा है, एक लेटर IMF को भी लिख दिया इसने, एक लेटर इसने हुकूमत पाकिस्तान को लिखा है। और उसके बाद, उस लेटर के बाद मैं आपको एक बात बता दूं, उस पर उसने वो चीज़ें लिखती हैं जिसके मतलब कुछ सोच नहीं सकता कि अगर एक ऐसा शख्स जिसके असर और सुख इंतहाई दर्जे में हो, जब उसको भी ये लिखना पड़ जाए कि लोग मर गए हैं भूख से, लोग भूखे हैं, लोगों के पल्ले कुछ नहीं है, यहाँ पर गरीब आदमी खुदकशी करने पे मजबूर है। एक आपने सोशल मीडिया पे तस्वीर देखी है, जिस शख्स का दूसरी दफ़ा बिल 26,000 आया है और पहले बिल में 15,000 उस सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी थी। पहला बिल 16,000 आया, अदा कर दिया जिस तरह मर्जी पकड़ के। दूसरा बिल 26,000 आया है, पता उसने किसने अदा किया है? अपनी ज़िंदगी की बाजी दे के, अपने आप को फंदा लेके। ये तो मेरे हुक्मरानों का काम है। एक बुजुर्ग भी हैं, वो पुल के ऊपर से उन्होंने छलांग लगाई और गले के ऊपर आवेज़ा है उनका बिल। एक मजदूर है जिसने अपनी मोटरसाइकिल बेच के पिछला बिल अदा किया है और इस बार उसने फिर खुद पे तेल छिड़क के आग लगा ली। तो फिर मुझे बताएं, फिर पीछे क्या रह जाता है? चले मुझे ये बात बता दें, इसके बाद पीछे रह क्या जाता है? क्या इसके बाद कोई चीज़ रह जाती है? तो आप कहते हैं ये सब ड्रामा कर रहे हैं सारी सियासी जमातें। मुझे एक बात बताएं, आपका लीडर तो पाकिस्तान आ रहा था, वो क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान? मेरा लीडर? हाँ, मियाँ मोहम्मद नवाज साहब, मेरे सारे लीडर। तो वो पाकिस्तान आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा? याद है आप बस इतने कि जनाब सितंबर में आ रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया, शहबाज साहब ने कह दिया जी वो सितंबर में पाकिस्तान होंगे, तैयारी करें। मरियम साहबा ने कहा जनाब बड़े जलसे जुलूस सब तैयारी करें, यूथ तैयार हो जाए, फलाह हो जाए। मियाँ जवेल लतीफ़ साहब ने क्या कह दिया, फलाह किसने क्या कह दिया, फलाह किसने क्या कह दिया। और आज क्या कह दिया उन्होंने? याद करें ना, आज क्या कह दिया? वो मैंने वो साल थोड़ी बताया था कि कब आना, तो फिर महीना बताया था, अगले साल का भी हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ बस आपका लीडर है जी, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। मैं ठीक है, मैं तो नहीं जानता इतना। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आपने एक बात कर दी है। आपका कोई लीडर है? आपका कोई लीडर है? मेरी लीडर मेरी आवाम है जी, तो मैं भी उसी आवाम की। और मैं सबसे बड़ा दुनिया का लीडर अगर किसी को मानता हूँ ना, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी तालीमात पे हम सबको चलना चाहिए, जिनकी तालीमात पे पूरे हर मुसलमान को, हर सियासतदान को चलना चाहिए। तो ये ना महंगाई का अज़ाब आएगा, ना इस पाकिस्तान के अंदर गुर्बत होगी, ना इस पाकिस्तान के अंदर लोग खुदकशियाँ करेंगे, ना इस पाकिस्तान के अंदर ना इंसाफ़ी होगी। वो एक मुझे एक बात है ना, क्या इंसाफ हो रहा है? क्या इंसाफ आपने दिया कि जब फैसला करना था चेयरमैन के खिलाफ, चेयरमैन PTI के खिलाफ, तो 1 घंटा भी आपने वेट नहीं किया। अब जब जमानत की बारी आती है तो कभी कोई बीमार हो जाता है, अल्लाह ने सेहत कामला अता फरमाए, कभी कोई मामला हो जाता है। और आज चेयर लिफ्ट में जो आपने कर दिया, मुझे एक बात बताएं, एक लिफ्ट के अंदर, उसी लिफ्ट में जनाब चीफ जस्टिस साहब भी नीचे उतरते हैं, उसी लिफ्ट से और बाकी लोग भी उतरते हैं। क्या ये कोई मामला मामूली चीज़ हुई है? और फिर आज वो जज साहब जो हैं, सुना यासर साहब, वो जज साहब भी आज OSD हो गए हैं जी। अब उन्होंने क्या कर दिया? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। क्या वजह हुई? अफसर बकार खास। क्या वजह क्या हुई? कोई वीडियो शीडियो सामने आ गई है पुरानी, कोई मुबैना वीडियो सामने आ गई है, या कुछ और मामला हो गया, या कोई इल्ज़ाम लग गया है, या खुद ही उन्होंने कहा कि अब बस मेरे से एक ही केस था, मैं आराम कर लूँ? इतलात यही है कि उन्होंने खुद चीफ जस्टिस को ख़त लिखा हुआ था। क्या बस मैंने काम कर दिया, मुझे छुट्टी दे दें? माइट भी। अब देखिए कि सुबह क्या इसकी तफसीलात मंजर आम पे आती हैं, क्योंकि एक ख़त मंजर आम पे आ रहा है जो उनकी जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को लिखा गया कि उस केस के फैसले के बाद मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरी अदालत में नाखुशगवार कोई वाक़या भी हो सकता है, तो इसलिए आप इस पर कोई इक़दाम उठाएं।
लेकिन इससे पहले आज उन्होंने ये भी कहा है, जब वो बात हुई खोसा साहब की जानिब से और खोसा साहब ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम नहीं आएंगे, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि ट्रायल कोर्ट वाला काम हम भी कर सकते हैं लेकिन वो खिलाफ कानून था इसलिए हम नहीं करेंगे। तो इधर से एक जस्टिस ये भी मिलता है कि वो खिलाफ कानून के शवाहिद शायद वो देख चुके हैं। चले मुझे एक बात बताएं, मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, हाई कोर्ट ने भी मान लिया, तो फिर इंसाफ किस तरह मिलेगा? फिर इंसाफ कब मिलेगा? अगर अब पीर के रोज़ भी कोई और वकील बीमार हो जाता है, पीर के रोज़ कोई हड़ताल हो जाती है, तो मुझे बताएं, आप जब कह रहे हैं कि जनाब ठीक नहीं हुआ पहले वाला, तो अब फिर कितने दिन जो अंदर रहेगा उसका हिसाब कौन देगा? अच्छा राना साहब, इससे आपको क्या लगता है फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्ज़ कर लें ज़मानत होगी पीर को, तो यार कुछ भी ना हो, ज़मानत होगी ना, तो एक आपने इंतजाम नहीं, बड़ा फ़र्क पड़ता है, बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये ना करें फिर आपने कायद वाली बात ना किया करें, यही तो आपकी प्रॉब्लम है, आपने कायद वाली बात ना करें। मेरे कायद आप हैं, मैं तो आपकी तकलीद करता हूँ। नहीं, ये तो आप मेरी तकलीद नहीं ना करते। मेरे कायद आप नहीं ना करते। मुझे एक बात बता दें, मुझे सिंपल सी बात बता दें, या सब छोड़ दे बाकी सारे चीज़ का। मुझे एक बात बता दें हजूर, एक शख्स है, जिस शख्स के पास 50 जिस शख्स पे मुकदमात हैं, 100 मुकदमात हैं, आप पहले केस में उसे सज़ा देते हैं। सज़ा का मतलब होता है तुम मुजरिम हो, तुमने वाकई 2 नंबरी की है, बाकी मुकदमात में अभी हेयरिंग होनी है, बाकी में उसका जुर्म साबित होना है। इसमें तो आपने जुर्म साबित भी कर दिया, और अगर जुर्म ख़त्म हो जाता है, सज़ा मुअत्तल हो जाती है और नाअहली भी ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो आप कह सकते हैं कि जनाब पहले मेरे से गलत किया गया था, मैं केस ट्रायल करने के लिए करें बाकी केसों को भी ट्रायल। अगर किसी जगह मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा दें, अगर मैं किसी जगह गलत नहीं हूँ तो मुझे ना सज़ा दें। मामला तो ये है कि अगर कोई किसी जगह गलत है, कोई भी है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन राना साहब आप मासूम आदमी हैं, आप आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। कौन सी आइडियल सिचुएशन की बात करें? आप आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में किस जगह पे आपने आइडियल सिचुएशन देखी है? पाकिस्तान में उस जगह आइडियल सिचुएशन होती है जहां बहुत तगड़ा कोई आदमी हो, तो फिर वहां पे होती है जहां पर आपकी मर्जी का आप अपना काम कर सके। कैसी आइडियल सिचुएशन है? क्या आप जिस यहाँ पर माजरत के साथ जिसको चाहे वो अरसलान हो, चाहे कोई हो, जिसको चाहे उठा के ले जाए। यहाँ पे ये है कि शाही जट जैसे को 20, 30, 40, 50 और बन जाए। यहाँ पर शाही जट गाली निकाले, उसे पागलखाने भेज दे। जज की बीवी किसी बच्ची को मारे, उसको ज़हनी मरीज़ा करार दे दे। इसी तरह बाकी किसी और मामले में किसी को कहे, उसे कहे ये भी बीमार है। कोई तगड़ा आदमी या कोई आदमी जो कानून वाला है, महाफिज़, वो गलत काम करे तो जनाब इसका दिमागी तवाज़न या बीमार था या फलां था या फलां था। आप और मैं चौक में खड़े हो गए, एक इशारा तोड़ दें चौक से गुजरते हुए, तो हमारा चलान भी होता है, हमारे घर चिट भी पहुंचती है, हमारी गाड़ी को किसी जगह रोक भी लिया जाता है। तो फिर ये आलम होता है ना। मान लेना कि यहाँ पे दोहरा कानून है, तो फिर क्यों आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं? यहाँ पे जिसकी कौन लाएगा? नहीं, कौन लाएगा? इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। राना साहब एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन ब्रेक ले वापस आएंगे, सायरा बानो साहिबा हमारे साथ होंगी, इसी सिचुएशन के ऊपर बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, जिस तरह कल निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ साहब ने कहा कि 1960 की दहाई में भारत से भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो शहरी थे वो बैरून मुल्क गए, लेकिन वो 30 से 35 साल बाद वापस आए तो उन्हें ब्रेन एसेट का नाम दिया गया। तो यहाँ से अगर कोई बाहर जाता है तो उस पर इतना वावेला क्यों मचाना? पाकिस्तान में ब्रेन एसेट बन के आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि वो आइडियल सिचुएशन कब बनेगी, क्योंकि 5 दहाइयां गुजरने के बावजूद भी बाहर से कोई वापस नहीं आता। यहां से ही बाहर जाने की तगोदो लगी रहती है। यहां का निज़ाम इंसाफ, यहां का निज़ाम मुआश, यहां का निज़ाम सियासत, यहां का निज़ाम मुआशरती, ये इस हद तक हमें दगरगूं सूरत हाल में जकड़ चुका है कि हमारे पास ऑप्शन बचता है तो यहां से निकलना बचता है, चाहे आगे का मंजरनामा हमें धुंधला ही क्यों ना दिखाई दे रहा हो। इसी पूरे मुआशी और सियासी मंजरनामे में बात करेंगे। GDA के रहनुमा सायरा बानो साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सायरा साहिबा बहुत मशकूर है आपके वक्त के। सायरा साहिबा, अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात इस वक्त पैदा हुए हैं, मैं किसी एक मामले की बात नहीं करता, कुली तौर के ऊपर आप पाकिस्तान को कहां पे जाता देख रही हैं और इसका हल आपकी नजर में क्या? अस्सलाम वालेकुम। एक तो सॉरी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मेरे नाम के साथ रहनुमा ना लगाया करें, क्योंकि हमें तो खुद रहनुमाई की जरूरत है। अभी तक कि बिना रहनुमा के, वो कहते हैं पंजाबी में, गवाची गांव की तरह हम लोग घूमे जा रहे हैं।
तो रहनुमा तो इस वक्त कोई भी नहीं है। पाकिस्तान को कहाँ देख रही हूँ, मतलब जो हालात हैं आप इसके बाद तो खैर हालात तो कभी भी नहीं, हमेशा हम नाजुक मोड़ से गुजरते रहे हैं और माशी सूरत हाल भी ऐसी रही है और सारा कुछ ऐसे रहा है। लेकिन इस दफ़ा तो वो पंजाबी ज़्यादा बोलती है कि वो अन्नी पा दिए इन लोगों ने, ना आइन ना कानून। इससे पहले आपने बात करने से पहले आपने एक हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब की बात की थी, जो कल उनका इंटरव्यू था और बड़ा जी अब जुबान ज़द-ए-आम हो गया है, तो क्या हुआ? हेलो जी 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 जी, आवाज आ रही। इतनी खामोशी है कि मैं समझी शायद मैं खुद ही बोल रही हूँ। नहीं 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 नहीं, हम आपके अदब में देखिए पाकिस्तान को हम कहाँ देखते हैं जब ये स्क्रिप्ट राइटर भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर हों कि जहाँ पर वो मूवी फ्लॉप मूवीज और इस किस्म के स्क्रिप्ट लिखे जाएं और इस किस्म, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने किस उस हिसाब से कहा है कि ये ब्रेन अगर होता है तो वो ब्रेन एसिड बनकर आता है। डॉक्टर सावंत भी तो इसी धरती का बच्चा था ना, कि जो पढ़ कर आए थे और आके यहाँ पर कुछ ख्वाब लेकर आए थे कि पाकिस्तान को वो कुछ देना चाहते थे कि इस धरती के बच्चे, तो उनका क्या हाल हुआ? वो नामालूम गोलियों का निशाना बन गए और उसके बाद वो ऐसे एक नहीं, आप हजारों कराची का अखबार उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर यही होता है कि आते हुए जी कनाडा से आए, उससे आए, उसमें और किसी नामालूम गोली का निशाना बन गए और डाकू ने लूटते हुए वो कर लिया। ये बहुत बुरे हालात हैं। मैं आपने जो एग्जैक्ट सवाल पूछा है, आप यकीन नहीं करें कि इस वक्त वो जो कहते हैं ना दिमाग माउफ हुआ हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ पर खड़े हैं। मुझे तो लग रहा है कोई हवा में मुअल्लक है, ना जेरे ज़मीं है और ना चांद पर पहुंचे हैं। पहुंचने वाले हालात भी नहीं है। जी सारा बानो साहबा, हमने एक दफ़ा आपसे एक सवाल पूछा वो कि बड़ा भाई क्यों नहीं आ रहा, छोटे भाई की हुकूमत है। अब छोटे भाई की हुकूमत भी ख़त्म हो गई है और छोटा भाई ही बड़े भाई के साथ खड़े होकर ऐलान कर रहा है कि 15 अक्टूबर को वो पाकिस्तान आ जाएंगे या अक्टूबर के वक्त में वो पाकिस्तान आ जाएंगे। तो क्या अब बड़ा भाई पसंद आ गया या छोटा ही पसंद है? देखिए, एक तो मुझे ना रिश्ते वालों की समझ नहीं आती, अब उनकी नज़र ना पुप्पो की बेटी पर चली गई। ये पुप्पो की बेटी कौन हो गई? बस ये पुप्पो की, मतलब ये आपने रिश्ता जहाँ करना, इंसान एक दफा जुबान दे दे, ऐसे थोड़ी कि कभी बड़ी बहन कभी छोटी बहन कभी पुप्पो की बेटी। तो अब ये कि वो जो बीच में वो भी थोड़े बिदक गए हैं कि ये क्या भाई, एक के ऊपर मतलब आप अंगूठी पवा दो तुसी। लेकिन जो खबरें हैं वो यही है कि अब वो छोटी बहन भी नहीं इतनी पसंद आ रही। नहीं, तो अब आप क्या समझती हैं कि फुफ्फो की बेटी जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं, मैं आप पूछूंगा तो नहीं कि फुफ्फो की बेटी है कौन, लेकिन उस फुफ्फो की बेटी की रुखसती कब तक देख रही हैं? कोई 5 माह 6 माह या उस पे सालों लग जाएंगे? आई एम सॉरी, इसका जवाब जो मेरे जहन में आया वो मैं ऐसे नहीं चाहती। बस ठीक है, देखिए अल्लाह करे हो जाए रुखसती, लेकिन फिर रुखसती में और मसाइल भी तो आते हैं। अच्छा चलें, यही बता दें, रुखसती हाँ, बस सिंध से होनी है, है। रुखसती सिंध से होनी है कि पंजाब से या KPK से या बलोचिस्तान से? चलें इतना ही बता दें, फिर फुफ्फो की बेटी हम खुद ही ढूंढ लेंगे। पप्पो की बेटियां ढूंढ लेंगे। देखिए पूरा मुल्क पूरे मुल्क में ही है, लेकिन आप दुआ करें हमारे नौकरी निकल आए। अच्छा सायरा साहबा, अगर बने जी चलें, अल्लाह करे कि आप बाराती बन जाएं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल जो है, आप क्या समझती हैं कि इसका मलबा किसके सर पे पड़ेगा? जो सिविल नाफरमानी के खदशात इस वक्त हमारे सर के ऊपर मंडला रहे हैं, शहर शहर एहतजाज हैं, तो ये इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा और ये बार कौन अपने कंधों पे रखेगा? खमियाजा तो हम भुगत रहे हैं ना, खमियाजा तो अवाम भुगत रही है, जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, क्योंकि अब वो कहते हैं ना कि बाकी जो PDM में जमाते थी 16 महीने इक़्तिदार के मजे उठने के बाद वो तो अपने आबाई वतनों को लौट चुके हैं। उनके वो आबाई वतन है, वो यहाँ पर आते हैं। वो जैसे ईद के दिनों में कराची में दिहाड़ी लगाने के लिए आते हैं ना, इधर उधर गांव गोठों से जनूबी पंजाब की तरफ उधर, वो हमें पता चल जाता है कि ये सब ईद के दिनों में सिग्नल्स पे कमाने के लिए आए हैं। तो वो जब इलेक्शन का सीजन आएगा फिर ये लोग दिहाड़ी लगाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन अब ये कि मुझे
पीपल्स पार्टी भी आप देखिए वो वाकई क्या कहते हैं आइन और कानून की अलम बरदार जमात बन गई है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि इक़्तिदार में बैठ के वो कौन सी भी पार्टी हो वो आपकी चीज़ों से यू टर्न और इनहराफ और फिर इक़्तिदार से निकलते ही आपको सब चीज़ें याद आ जाती हैं। तो जिस वक्त ये बात हुई थी यही कहा था कि ये जो निगरान वज़ीर आज़म के नाम जो गर्दिश कर रहे थे और खुद अपने नाम वो करवा रहे थे टीवी पर ले रहे थे, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि मतलब कि सॉरी ये गन का टोकरा है ना, मुझे नहीं पता इसको कौन उठाएगा, कौन इतनी हिम्मत वाला होगा कि वो अपना ये सारा वो करेगा। लेकिन भुगत हम रहे हैं, इनमें से किसी ने नहीं भुगतना। वो उन्हें कहना है कि ये उनकी मौशी पॉलिसी है, वो कह रहे हैं उनकी मौशी पॉलिसी है, और तब तक हम लोग भूल जाएंगे, लेकिन भुगत आवाम ही रहे। अच्छा सायरा साहिबा, आप आज 2 वाक़यात हुए हैं, बड़े हैं वाक़यात। एक अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है और वकला उस पर फंस जाते हैं और 20-25 मिनट तक ये सारा चलता रहता है, और फंसते वही वकला हैं जो चेयरमैन PTI की केस के हवाले से आते हैं। दूसरा, आज अदालत में जो हुआ वो भी आपके सामने है, और साथ में एक वो जज साहब जिन्होंने सज़ा दी थी उन्हें OSD कर दिया गया। आप क्या देख रही हैं आगे सियासत में, क्या गिरफ्तार अफराद के या कैदी नंबर 804 का मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, उससे पहले भी हमारे एक वो हुआ था कि एक आंख का तारा है, तो मैंने पहले भी बोला था कि 2 आंखें हैं ना, एक आंख का तारा भी हो सकता है, एक सितारा भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं पता चलता कि वो कहते हैं ना कि वो कि कब आपकी एक्स से तजदीद वफा हो जाए कि वो होते हैं ना कि आपका दोबारा बॉन्डिंग कब हो जाए, वो कुछ नहीं पता। आप यकीन नहीं करें, वो बिल्कुल नहीं होता ऐसे पर मुंह खोल के वो गवाची गां की तरह बैठे देख रहे हैं कि लास्ट मोमेंट तक कुछ नहीं पता क्या हो जाए। अब जो साइंस आ रहे हैं, एक दिन में पता चलता है कि भाई अच्छा भाई ये रिलीफ मिलना शुरू हो गया, दूसरे दिन पता चलता है कि बाजी उस तरफ हो गई है। मैं आपको बोल तो रही हूँ कि वो एक हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स होते हैं, बॉलीवुड को तो छोड़ दें, हाँ बॉलीवुड और हॉलीवुड, मैं अपना पाकिस्तान वाला समझी थी। मैं आपको बार बार कहती हूँ, एक भोजपुरी फिल्म होती है जिसको वही इलाके के लोग देखते हैं। अब जब तक ऐसे स्क्रिप्ट और ऐसे डायरेक्टर होंगे यही सब कुछ होता रहेगा। लेकिन अब की बार किरदार क्या तब्दील होते देख रही? किरदार तो वही रहेंगे। हमारे पीर साहब ने एक बात कही थी, तो उन्होंने ऐसी कहा था कि खुदा न खास्ता के पाकिस्तान में की हुकूमत आ जाए, खुदा न खास्ता, तो ये जो अगली 2 लाइनें हैं ना वो तब भी वहीं बैठी हुई होंगी। अगली 2 लाइनें जो आगे 2 लाइनें हैं, जो 2 लाइनें वुज़रा की होती हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट की हो, वो PTI की हो, पीपल्स पार्टी की, उन्होंने कहा खुदा न खास्ता उसकी भी गवर्नमेंट आ जाए, ये 2 लाइनें वहीं पर ही बैठी होंगी। तो किरदार तो वही होंगे, बस ऐसे ही बदल कर आ जाएंगे। क्या वो होता है, अगर कोई, मुझे तो वजारत में भी नहीं समझ आती थी, जब वजारत चेंज होती थी वो ऐसे लगता था जैसे वो टीवी काम नहीं करता, तो हम सेल चेंज कर लेते हैं ना, तो फिर हमें लगता है जैसे अब टीवी चल पड़ेगा तो ऐसे ही सेल इधर से उधर कर देते हैं। तो आपको क्या, अच्छा चलिए ये बता दें, अब तो दोनों बहनें पसंद नहीं आ रही, रिश्ता फूफो की तरफ चला गया है, तो फिर तो उस जमात का मुस्तकबिल तो ख़त्म हो गया, उस सियासी जमात का। सियासी जमात का नहीं, कुछ ना कुछ तो देखें करें ना। मैं फिर अभी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗਵਾ ਦੇਣਾ, लेकिन बस ऐसे ही है। मैंने पहले एक प्रोग्राम में फिक्रा बोला था, बड़ी बोल फिल्म का बड़ा अच्छा फिक्रा है कि पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते। एक आखिरी सवाल इसी से मुंसलिक, आप क्या समझती हैं कि जब कोई नई हुकूमत आएगी, जब भी आए, मैं अब की बात नहीं करता, जब भी आए, उसको सबसे पहली मुश्किल कौन सी दरपेश होगी? उसको पहली कौन सी मुश्किल दरपेश आएगी? जी, जिन्हें सबसे पहली मुश्किल आवाम को रिलीफ देना है ना, वो देना पड़ेगा। लेकिन वो मेरा नहीं समझ आती कि कोई भी हुकूमत आके आप ये जितने मर्जी ब्रेन लेकर आ जाए, कोई इनको रिलीफ दे सकता है कि अपने खर्चे कम करते नहीं, अरबों करोड़ों पता नहीं किधर से किधर चले गए, और उसके बाद हमें भले जहां मर्जी से कर्जे ले लें, ये नहीं हो सकते। आवाम को कैसे रिलीफ देंगे? ये जो बिजली है, इसके जो यूनिट्स हैं, इसको कैसे कम करेंगे? हमारे यहाँ तो एक दफा फीस बढ़ जाए वो वापस कम नहीं होती, इसको कैसे वो करेंगे? आमदन बढ़ाएंगे तो आमदन जिन्होंने देनी है उनकी आमदन बढ़ेगी, तो वो आगे मुलाजमीन को या गरीब तबके की जो भी मुलाजमत करते हैं उनकी वो बढ़ाएंगे।
ये बहुत वो कहते हैं ना कि हर इदारे को गुसल की जरूरत है। ये नहीं है कि आप किसी एक इदारे के पीछे पड़ जाएं या वैसा कुछ हो जाए, लेकिन अब इनको सर सोचना पड़ेगा। मुल्क है तो ये है, अब जिस शाख पे बैठते हैं बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उसको काटा नहीं करते, अगर ये लोग तो सब आरी लेकर क्या दांतों से नाखूनों से जिससे काटने की वो हो रही है वो सारा, और लेकिन ये सोचना पड़ेगा। आगे जो हुकूमत आएगी उसको बहुत सारे मसाइल दरपेश होंगे और किसी एक की हुकूमत भी नहीं बनेगी, ये भी लिख लीजिए। 2/3 अक्सरियत किसी जमात को नहीं मिलेगी, इस तरह का गप्पा घोटाला बनेगा। जो भी अक्सरियत किसी जमात को नहीं मिलेगी। बहुत बड़े बड़े दिमाग भी ले आए थे, लेकिन मुश्किलात दरपेश होंगी और उससे निकलने का कोई हल दिखाई नहीं देगा। बहुत शुक्रिया सायरा बाबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है और एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पीटीआई के मौक़िफ़ से मिलता जुलता है, दीगर जमातों से भी मिलता जुलता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ अलहदा है। वो अलहदा क्यों है? किस यकीन दहानी की बुनियाद के ऊपर, ये किस इशारे की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन में ये मौक़िफ़ अपनाया गया और इससे मुस्तकबिल पे क्या असरात मुरतब होंगे? आईने पाकिस्तान के ऊपर क्या फिर से बाज़गश्त सुनाई देगी? क्या फिर से ये मामला अदालतों में जाता दिखाई देगा? इसी पर बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। राना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम पे कहीं ना कहीं लचक दिखाती हुई दिखाई देती है। पीटीआई का भी यही मौक़िफ़ है और आप में से दीगर कई जमातें जो पीडीएम के शामिल इत्तेहादी जमातें थी, उनमें से कई जमातों का यह मौक़िफ़ है कि 90 रोज़ में होना चाहिए। लेकिन आप इस बात पे क्यों हैं कि इलेक्शन कमीशन में यह कह दिया कि नहीं, हल्का बंदियां करवाएं, वो जितने अरसे में होती हैं तब करवाएं, उसके बाद इलेक्शन करवाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो जितना मैं इस मामले को समझता हूँ, मुझे तो बहुत क्लैरिटी है कि जब सेंसस नोटिफाई हो जाए तो फिर डीलिमिटेशन का प्रोसेस होना होता है, उसके बाद ही इलेक्शन होता है। ये आइन के अंदर ये चीज मौजूद है। तो अब नहीं, राना साहब, आइन के अंदर ये नहीं है। आइन के अंदर सिर्फ हल्का बंदियों से मुताल्लिक है। इलेक्शन कमीशन के आइन में यह है कि जब हल्का बंदी, जब मर्दमशुमारी मंजूर हो जाए तब हल्का बंदियां होनी चाहिए। आइन पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन दोनों में फर्क है। नहीं, देखें, आपने आइन की एक शिक को अलहदा नहीं पढ़ना होता, ये सारी मिला के ही फिर आप फैसले पे पहुंचते हैं कि क्या करना है। तो जितनी मुझे समझ है, मैं ये फिर रिपीट करूंगा कि जब सेंसस नोटिफाई हो जाए तो डीलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल होगा, हल्का बंदियां होगी, फिर आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अब इसके अंदर पीपल्स पार्टी अगर ख्वाहिश करती है कि 90 दिन में हो जाए, पीटीआई ख्वाहिश करती है कि 90 दिन में हो जाए, तो हम भी ख्वाहिश कर सकते हैं कि 90 दिन में हो जाए। लेकिन क्या हमारी ख्वाहिश से वो इलेक्शन की डेट आगे पीछे हो सकती है? नहीं। मैं समझता हूं कि अब ये मामला, जो बॉल है, वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में। अब वो डीलिमिटेशन प्रोसेस को वो जल्दी कर लें। बिल्कुल, हम भी ख्वाहिशमंद हैं कि वो जल्दी कर लें, लेकिन वो प्रोसेस जो है उसका भी ABCD स्टेप्स हैं। राना साहब जी, वो ABCDEFGHI करते करते Z तक चला जाता है और ये साल ख़त्म हो जाता है। तो क्या फिर भी मुस्लिम लीग नून इंतज़ार करेगी कि चाहे वो Z से भी आगे दोबारा ABC शुरू कर दे तो वो मुकम्मल फिर तीसरी दफ़ा करके हो जाए, फिर हम बोले? देखिए, ये अब मफरूज़ा है। बात ये है कि जो डीलिमिटेशन है वो कोई 2 साल का प्रोसेस तो नहीं है, या वो लटक तो नहीं सकता। पहली दफा तो नहीं हो रहा, पहले भी हुआ है। ये 3 से 4 माह का प्रोसेस है। इसको जल्दी किया जा सकता है तो बिल्कुल जरूर करें, लेकिन अब ये प्रोसेस जो है उसका स्केड्यूल भी आ गया है, उसके फौरन बाद इलेक्शंस हो जाएंगे। तो ये हमारा मौकफ है और बिल्कुल आपको यकीन है इलेक्शन हो जाएंगे? क्यों नहीं होंगे? किस वजह से डिले होंगे? मुझे कोई वजह बता दें कि डिले कैसे हो। आगे वजह से होते हैं। देखिए, बिल्कुल डीलिमिटेशन एक आईनी प्रोसेस है जो कि इस वक्त जो है आगे बढ़ेगा, और उसके जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर क्या वजह होगी कि इलेक्शन डिले हो। यानी पीएमएलएन को इस बात से कोई खदशा नहीं है कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं? जिस तरह पीपीए कहती है कि ये केयर टेकर चेयर टेकर ना बन जाए, तो आपको नहीं लगता कि ये मुसल्लत रहेंगे बल्कि इलेक्शन अपने वक्त में हो जाएंगे? देखिए, इलेक्शन डिले होने की कोई वजह होगी ना। वजह क्या हो सकती है? अगर आइन में गुंजाइश ही नहीं है
तो फिर क्यों डिले होंगे? बजट जो है वो पहले से ही एलोकेटेड है, इस साल का बजट एलोकेटेड है, पैसों का भी मसला नहीं है। फिर क्या कहते हैं, डीलिमिटेशन भी जब मुकम्मल होगी तो 60 दिन में इलेक्शन होना है, उसके बाद 60 दिन में इलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। राना साहब, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास हुआ है, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आपने भी सुनी होगी। उसमें वज़ीर आला सिंध ने भी कहा है, साबिक़ वज़ीर आला सिंध ने, कि हमें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि नई हल्का बंदियाँ नहीं होंगी और इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर ही होंगे। अब वो झूठ बोल रहे हैं या मामला कुछ और है? देखें, अगर तो इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा था, नहीं, वो शहबाज शरीफ साहब, वो शहबाज शरीफ साहब देखें, जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो ईसीपी के बिहाफ पे कोई यकीन दहानी नहीं करा सकते, क्योंकि ईसीपी एक इंडिपेंडेंट अदारा है। तो ये तो फिर इसकी वजाहत तो फिर जब तक साबका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब नहीं देते, मेरे ख्याल से इस बात की कोई लॉजिक सेंस नहीं बनती कि वो ऑन बिहाफ ऑफ ईसीपी वो किसी को यकीन दहानी दें कि डीलिमिटेशन प्रोसेस कैसे चलेगा और क्या होगा। अच्छा, राना साहब, जब पीडीएम बन रही थी तो आसिफ अली जरदारी साहब ने ये तमाम जमातों को ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी यकीन दहानी नहीं करवाई थी कोई? नहीं जी, कोई थर्ड पार्टी यकीन दहानी नहीं मेरे ख्याल से हुई। और ये एक हम लोग ये जरूर हुआ कि जो वेंटिलेटर का उन्होंने लगाया हुआ था थर्ड पार्टी ने, वो उसका स्विच उन्होंने ऑफ कर दिया। तो बाकी काम जो है वो सियासी जमात जो नाफिज थी, जिसको खड़ा टेपे लगा के जोड़ के नाफिज किया गया था पाकिस्तान के ऊपर, वो धड़म करके गिर गई। अच्छा जाने जी, वो सियासी जमातों गिर गई। शहबाज शरीफ साहब का खिताब था कि मैं 24 साल से आंख का तारा हूं। तो क्या मियाँ साहब आंख के अंदर रटते थे, क्या थे आंख के अंदर कोई कांटा थे, क्या थे, ये भी बता दें। नहीं, मुझे बताएं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, क्या उनकी सियासत में कभी कोई इससे कोई अलग बात उन्होंने की है? उन्होंने जब भी बात किया, आज से 10 साल पहले भी की है, तो उन्होंने यही कहा है कि इदारों के साथ मिलकर चलना चाहिए। उन्होंने तो मज़ामत की सियासत की ही नहीं है, उनकी सियासत ही मफामत की सियासत है शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने वही बात की है। अच्छा, बड़े मियाँ साहब के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तो समझता हूँ बड़े मियाँ साहब जो हैं वो उन्होंने बहुत जगहों पे जमहूरियत के लिए स्टैंड लिया है और बड़ा सख्त स्टैंड लिया है। जहां उनको लगा कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो लाइन क्रॉस कर रही है, तो वो उन्होंने उसको कन्फ्रंट किया। ये हकीकत है, ये तारीख है पाकिस्तान की। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि मियाँ छोटे मियाँ साहब ने कभी लाइन क्रॉस नहीं की और बड़ा अच्छा किया, तो वो जो एक वाकया था जो नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि उनकी सियासत का तर्ज क्या है। मैं उनकी सियासत का तर्ज पे आ जाता हूं सर। मैं साहब, चूंकि मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूं, आपसे सीखता हूं, तो मुझे ये बता दें, जब मुशर्रफ साहब को हटा के नया आर्मी चीफ लगाया गया, सारा कुछ किया गया, तो उसके बाद जब सब टेक ओवर हुआ दोबारा से, तो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जब लोग वो गए जिन्होंने टेक ओवर किया, जिनकी शहबाज शरीफ साहब बात करते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब भी उसी कमरे में, उसी मीटिंग में मौजूद थे जहाँ पे ये सारे फैसले हुए थे। टोटल 6 लोग थे, एक जर्नलिस्ट था और बाकी 5 आपको भी पता है वो कौन लोग थे। तो क्या उस वक्त शहबाज साहब की सोच से इख्तलाफ था मियाँ साहब को, या वो सब एक ही चीज़ थी? मेरे ख्याल से उस वक्त भी जो है शहबाज साहब जो है वो मियाँ साहब को कुछ और कहने की कोशिश कर रहे थे इस सारे मामले में, लेकिन मियाँ साहब का अपना मौक़िफ़ था और मैं समझता हूं कि वो मौक़िफ़ तारीख ने उसको दुरुस्त कर दिया, क्योंकि कारगिल एक मिस एडवेंचर था और अगर ये कोई और मुल्क होता तो शायद जो वो उस वक्त के चीफ ने जो किया था उनका कोर्ट मार्शल हो जाता ये हरकत करने पे। तो मैं समझता हूं कि तब मियाँ साहब का जो स्टैंड था वो दुरुस्त था, लेकिन शहबाज साहब ने हमेशा मफामत की बात की है। उन्होंने हमेशा जो है यही कहा है कि चीज़ों को सेटल करके आगे चलना चाहिए, लेकिन मियाँ साहब जो है मेरे ख्याल से हमेशा एक स्टैंड लेते रहे। अच्छा राना साहब, 4 साल हो गए बड़े मियाँ साहब को बाहर गए हुए। हर बार एक नई तारीख आती थी, महीना आता था, साल नहीं आता था।
अब की बार ये कुछ दिनों पहले तक सितंबर की इतलात थी कि सितंबर के आखिरी हफ्ते या वस्त में वापस आ जाएंगे, लेकिन आज बात फिर अक्टूबर तक चली गई है। ये जो डिले है ये किन वजूहात की बुनियाद पे है कि जब ये फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान में आके अपने तमाम केसेस का सामना भी करना? देखिए, ये चंद हफ्ते आगे पीछे ये कोई डिले नहीं है सर, चंद हफ्ते नहीं, चंद साल आगे पीछे हो गया ये तो काम। देखिए, डेफिनेटली जब मियां साहब आएंगे पाकिस्तान वापस, तो पार्टी वो टाइमिंग जो है वो हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सियासी जमात के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने उसको कंसिडर करना है कि उस जमात को क्या सूट करता है। मियां साहब के जो केसेस हैं उनकी जो भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है वो लीगल टीम ने उसको सेटल करना है, और फिर उनकी जो सेहत है वो भी एक इशू है। तो ये नहीं, राना साहब बड़े भाई हैं आप, सेहत की बात तो ना करें। दुबई जाके सेहत ख़राब नहीं होती यार, उम्रा बड़ा मुशक्क़त का काम है, वहाँ पे सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहती है, इटली सेहत ठीक रहती है, जनीवा सेहत ठीक रहती है। ठीक है, तो आप ये सेहत का ना बात करें, बाकी सियासी बातें कर ले, वो अच्छी लगती हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान भी उनकी सेहत ज़बरदस्त रहेगी, जब वो वापस आएंगे तो कोई उनकी सेहत को मसला नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हैं राना साहब, मैं एग्री करता हूं। जब वो पाकिस्तान भी, अब मैं तो डर गया ना, मैं डर गया। आपने जब सेहत की बात की मैं एकदम डर गया। मैं क्या कोई प्लेटलेस, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात तो नहीं होगी, क्योंकि हमें इल्म नहीं है ना। देखिए, नहीं, उनकी सेहत का इशू रहा है और वो बेहतर है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बेहतर है। लेकिन मेरे ख्याल से मियां साहब अब जल्द पाकिस्तान, ये जो इंतजार है और ये जो कश्मकश है ये अब खत्म हो जाएगी। और अक्टूबर की डेट, मियां साहब भी वहां खड़े थे तो शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया, तो इंशाल्लाह इस बार जो है अक्टूबर में उनकी वापसी इंशाल्लाह होगी और एक तारीखी वेलकम उनको दिया जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल राना साहब, मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए, जिस तरह बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, जिस तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और जिस तरह इस वक्त गिरानी की सूरत हाल ये है कि अफराद जो हैं वो नफसा नफसी का शिकार हो चुके हैं, तो ये बारे गिरा किसके कंधों पर है? आप समझते हैं कि हमारी सूरत हाल ही ऐसी है तो इस वजह से हमें ये मंजरनामा देखना पड़ रहा है, या इसका मलबा जो है वो निगरान हुकूमत पर डालेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि मुल्क के माशी हालात बहुत मुश्किल हैं, और अगर मैं आपको दो मिसालें दूं, देखें, जो गर्जशी कर्जा था वो 1100 अरब पे था जब हमने हुकूमत 2018 में छोड़ी, और वो 2500 अरब पे चला गया 3.5 सालों में। फिर हमारे दौर में वो 2700 अरब पे, अभी ये 16 महीने की हुकूमत में 2700 अरब पे चला गया। अब उसको ब्रेक लगाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे कांधों पे चढ़ी, और ये आपको उसके नतायज जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इसी तरह जो गैस का जो गर्जशी कर्जा था वो था ही नहीं 72 सालों में, लेकिन पीटीआई के 3.5 सालों में वो 1400 अरब पे चला। हमारे दौर में वो 1700 अरब पे पहुंच गया, 300 अरब और इजाफा हो गया। तो उसको भी ब्रेक लगाई, उसकी फ्लो को वो IMF के मुआहदे ने लगाई। तो बात यह है कि यहां हम पहुंचे कैसे? 75 सालों में हम कर्जा लेके रिलीफ देते रहे और उस रिलीफ को हमें दुगनी कीमत में आगे जाके चुकाना पड़ा। जब इमरान खान ने बिजली सस्ती की, पेट्रोल सस्ता तो किया, इसका मतलब है अब हम कर्जा लेके, राणा साहब, इसका मतलब अब हम कर्जा लेके तकलीफ देंगे, रिलीफ नहीं देंगे, तकलीफ देंगे, ताकि आवाम भूखी मरे, जो मर्जी हो। नहीं, देखें, जो सच्ची बात है ना, अब ये नहीं कि अब ये वो वक्त आ गया है। मैं मानता हूं, मैं तो हल्के में फिरता हूं, अवाम बहुत ना, आप हल्के में फिरा करें, बेचारे उसका दम घुटना शुरू हो जाता है। वो जो राजा रियाज है उसका हल्का रहने दे, बेचारे को क्यों तंग करने के लिए आप फिरते हैं? राजा साहब, छोड़ दे बेचारे को। नहीं, मैं इतनी कुर्बानी दी है आपके लिए उसने। देखें, हर बंदा तकलीफ में है, मैं भी तकलीफ में हूं, आप भी होंगे महंगाई से, और आम आदमी तो उसकी क्या हम बात करें कि वो कितनी मुश्किल से गुजर रहा है, बेइंतहा मुश्किल से गुजर रहा है। लेकिन हकायक क्या है? क्या फौरी तौर पे कोई आके कोई रिलीफ दे सकता है? रिलीफ जो है वो अपने कदमों पे अब इस मुल्क को खड़ा होना पड़ेगा, और ये 1-2 साल आपको जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी पड़ी, और वो रिफॉर्म्स में आपको हुकूमत को अपने अखराजात करनी पड़ेंगी, और इस्लाहात का ढिंडोरा जो है ये तो पीटा ही जा रहा है, कब तक पीटा जाता रहेगा, आदि सवाल है। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दीगर इश्यूज़ पे बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में हम किधर को गामजन हैं? यहाँ पे कोई एक शख्स बुनियादी तौर पे क्या इस सोच में है कि हालात बदल जाएंगे, तकदीर बदल जाएगी? ये डरावना ख्वाब है, आंख खुलेगी तो सब कुछ उजला उजला सा दिखाई देगा। ये धुंधला सा जो मंजर हो चुका है, ये लोगों में नफसा नफसी जो पैदा हो चुकी है, बिजली के बिल्स तो एक तरफ, अब तो लहजे में भी कड़वाहट आ चुकी है। इस हद तक इंसान का दिमाग माऊफ हो चुका है कि जिस हद तक उसके ऊपर महंगाई मुसल्लत की गई, रोज़मर्रा की अशिया की ख़रीदारी उसकी जेब पे भारी पड़ रही है, तो लफ्ज़ों की कड़वाहट जो है वो ज़बान से महसूस हो रही है। तो अगला जो शख्स है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ये हम किस तरफ को गामजन है, ये बुनियादी तौर पे हमारा माशरती मसला इस वक्त जो उजागर हुआ है, ये किस तरीके से कम किया जा सकता है। राना साहब, इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं? क्या आप समझते हैं कि जो लहजे में कड़वाहट है ये मुआशी निज़ाम की वजह से? बिल्कुल उसी वजह से। और किस वजह से? मुझे एक बात बताएं, आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, आपको खाना नहीं मिल रहा, आपको एजुकेशन नहीं मिल रही, आपको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, आपको आपकी की हुई मजदूरी का हक नहीं मिल रहा, आपको नौकरी के लिए दिन रात गली मोहल्ले चौक चौराहों में फिरना पड़ता है, आपको सिफारिश करवानी पड़ती है, आपकी डिग्रियां आप जलाने पे तैयार हो चुके हैं, आपने एजुकेशन हासिल की इस मुल्क में आला मनसब पे आने के लिए, वो आपको नसीब नहीं हो रहा। आपने कोशिश की कि मेरे पास जितने पैसे हैं उससे कोई कारोबार करूं, पता चलता नुकसान हो गया। आप कुछ भी करने का सोचते हैं, पाकिस्तान में डॉलर जो है पाकिस्तानी रुपए को उड़ा के ले गया। आप कुछ करने को आप कुछ भी करने को सोचते हैं, आपके पास कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं होता, तो फिर आपके लहजे में करवाहट आएगी, फिर आपके लहजे में गर्मी आएगी, फिर आपके अंदर एक तलखी आएगी, फिर आपके अंदर एक गुस्सा आएगा। किन पे आएगा? अच्छा, गुस्सा किसी और पे नहीं आएगा, गुस्सा हुक्मरानों पे आएगा, गुस्सा उन तमाम हाकिमीन पे आएगा जो मुल्क के हाकिम हैं, जो मुल्क के ऊपर बैठे हैं, चाहे उनका तल्लक किसी भी सियासी जमात से है। जुम्मेदारी तो उनकी है ना, जुम्मेदारी भी उनकी है, सारा कुछ उनका। मुझे एक बात बता दें सिर्फ, यासर साहब मुझे एक बात बता दें, कौन सा ऐसा तूफ़ान आ गया है पूरी दुनिया के अंदर, कौन सा ऐसा तूफ़ान है कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत आसमान को छूना शुरू हो गई है? कौन सा ऐसा तूफ़ान है कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ महंगी हो गई है? कौन सी ऐसी आफत आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा हो गया है? पूरी दुनिया में चीज़ें सस्ती होती हैं, हमारे महंगी होती हैं। मुझे पहले थी एक हुकूमत, अब एक निगरान सेटअप है। क्या ये निगरान सेटअप हमें अजियत देने के लिए है? क्या ये निगरान सेटअप हम पर महंगाई का सैलाब लाने के लिए है? क्या ये निगरान सेटअप पिछले लोगों को क्लियर करने के लिए है? क्या ये निगरान सेटअप यहाँ पर बैठे, यहाँ पर जो लोग हुक्मरानी करके लूट मार करके गए हैं, चाहे वो कोई भी सियासतदान है, उनको मजीद सेफ करने के लिए और अपने ऊपर ये लेने के लिए? मैंने वज़ीर आज़म साहब की कल तकरीर सुनी जिसका आपने हवाला दिया। वज़ीर आज़म साहब, वहाँ के भारत के लोग इसलिए वापस आए थे कि उन्हें उनके मुल्क में इज्जत मिली थी, उनको उनके मुल्क में रोज़गार वापस मिल गया था। वो जो कमा के लाए थे वो अपने मुल्क में देते थे। वहाँ पे टैक्स की कलेक्शन का तरीक़ाकार और था, वहाँ पे कुछ और मामला थे। आपके मुल्क में जो वापस आता है उसे एयरपोर्ट से लूटना शुरू करते हैं और उसके घर तक छोड़ के आते हैं उसे। वो यहाँ पर कोई चीज़ खरीदता है और आकर अदालतों में मुकदमात का सामना करता है। क्या आपको पता है कि बैरून मुल्क जितने पाकिस्तानी गए हैं उनमें से 80% पाकिस्तानियों की जायदादें जो हैं वो आज भी अदालतों में उनके केस चल रहे हैं? क्या आपको पता है कि एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद किसको क्या देना पड़ता है? क्या आपको इल्म है कि आज तक पाकिस्तान से जितने लोग गए हैं वो पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आते? ये तो बता देना। आपने बड़े फख्र से कह दिया, हम बहुत आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन मुझे बता दें, अच्छा आदमी तो मेरे लिए वो होगा जो इस मुल्क के लोगों के लिए कुछ सोचेगा। मेरे लिए तो अच्छा आदमी वो होगा जो इंसाफ की बात करेगा, जो पाकिस्तान से बाहर जाने वालों को कहेगा ठहरो भाई, यहाँ पर जो तुम्हें बाहर सैलरी मिलती है, जिस सैलरी के तुम बाहर जा रहे हो, आओ तुम्हें वो उससे अच्छी सैलरी यहाँ पे दें, तुम्हें अच्छे मौके यहाँ पे दें, अपने मुल्क की खिदमत करो, अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करो, अपने मुल्क के लिए कुछ करो। आपने कह दिया, क्या फ़र्क पड़ा है? लोग बातें करते हैं। मुझे आप गिनती करके, मैं ये चैलेंज से कह रहा हूँ, बता दें कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ से जाने के बाद बाखुशी वापस आए हैं। अभी सायरा ने कहा ना वो सावन का, डॉक्टर सावन का, तो क्या उसके कातलों को सज़ा मिल गई? क्या यही बता दें मुझे कि कस्टम के पिछले दिनों लोग आप लोगों ने पकड़े हैं जो रिश्वत लेते थे, जो दूसरे मामलात करते थे और
सोना यासर, सोना सोने के बिस्किट बिस्किट निकलते थे। ये तो कुछ पकड़े गए शायद इसलिए कि कुछ की हो गई, बाकी शायद ना पकड़े जा सके हो। सवाई इस लाहौर के एक एयरपोर्ट पे, यहाँ पे FBI और कस्टम काम कुछ कर जाते हैं, लोगों को पकड़ लेते हैं, उनसे गिरफ्तारियाँ डालते हैं, उनके साबित हो जाता है ये स्मगलर है। बाकी आप मुझे बताएं तो सही कहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो वज़ीर-ए-आज़म साहब बता दें कितने पाकिस्तानी जाके वापस आए हैं। राना साहब, एक आपको खबर है, 32 साल का भारत का रिकॉर्ड याद है, मेरे मुल्क का रिकॉर्ड भी याद करें। एक खबर है वज़ीर-ए-आज़म कि पाकिस्तान है। पाकिस्तानी नैयाद एक तालिबा है, उसने O लेवल्स के पेपर दिए हैं, बरतानिया में रहती है, तो 34 मज़ामीन में A ग्रेड हासिल किया और दुनिया भर में ये रिकॉर्ड बनाया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में 9वीं जमात का इधर रिज़ल्ट आया तो वो 41 से 43% है। ये जो गिरावट पाकिस्तानी निज़ाम तालीम के अंदर देखने में आई है, इसकी वजह क्या समझते हैं? नहीं, हाल आप ये ना लें, आप इससे पहले लें कि अगर हम प्रोग्राम ना करते, वो A लेवल वाला याद है ना आपको जी, तो बच्चों के पेपर दोबारा होने थे, उस पर एक्शन होना था, नहीं होना था। ये एजुकेशन है ही नहीं। कहाँ पे एजुकेशन है मुझे बताएं। ये जो 9th का रिज़ल्ट आया है, या तो कुछ बच्चे तो कहते हैं जनाब हमने तो मेहनत बहुत की, हमारा रिज़ल्ट ठीक नहीं आया। अगर बच्चों ने मेहनत की है और रिज़ल्ट ठीक नहीं आया तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या उसकी ज़िम्मेदारी वालिदैन पे है? नहीं, निज़ाम तालीम पे, तालीम के मुख्तलिफ अदारों पे। और अगर बच्चों ने मेहनत नहीं की तो सोशल फिर मीडिया के इस्तेमाल को भी इसकी एक बड़ी वजह कहा जाता है। बंद कर दें सोशल मीडिया को। वैसे ये सोशल मीडिया से बड़े तंग हैं, इनके बस में कुछ नहीं आ रहा। ये कह रही हैं सोशल मीडिया को बंद कर देते हैं, सोशल मीडिया को ऐसे कर देते हैं, सोशल मीडिया को ऐसे कर देते हैं। भाई अगर एक बच्चा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है तो अपने घर में कर रहा है, कॉलेज में कर रहा है, स्कूल में कर रहा है, कहाँ कर रहा है? जहाँ कर रहा है उसको रोकना किसका काम है? उस पर पाबंदी लगाना किसका काम है? उससे मोबाइल लेना किसका काम है? उसका मोबाइल छीनना किसका काम है? वालिदैन, टीचर, इनका काम है ना। अगर एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, उसे पता है एक टीचर को कि ये पास नहीं हो सकता, क्या उसकी क्लास, उसकी शिकायत उसके वालिदैन से की गई? अच्छा राना साहब, एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर आला तालीम भी हासिल कर ली जाए, क्या आपकी तालीम के एवज़ आपको उस तरह की नौकरी मिलती? हाँ, मिल जाएगी। अगर आपके वालिद साहब एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हो, आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आपके वालिद साहब एक अच्छी बड़ी सियासी जमात में हो, या फिर आपको नौकरी मिल जाएगी अगर आपके पास अच्छे तगड़े पैसे हों और आपको मेरिट के बगैर, इंटरव्यू के बगैर किसी भी जगह लगा दिया जाए। अगर आप ये समझें कि यासर रशीद ने मेहनत की है, रात को चिराग लेकर पढ़ता रहे, रात को स्ट्रीट लाइटों के नीचे बैठ के पढ़ता रहे। वैसे अगला दौर जो है ना वो चिरागों का और स्ट्रीट लाइटों के नीचे बैठ के पढ़ने का आना यासर, तो पढ़ता रहे तो फिर। और यासर के पास सिफारिश नहीं है, डिग्री बड़ी अच्छी है। यासर के पास पैसा नहीं है उसने, लेकिन उसके पास सीरत बड़ी अच्छी है। यासर के पास एक तगड़े सियासतदान का उसके साथ तल्लक नहीं है, बड़े ब्यूरोक्रेट्स का वो बेटा नहीं है, लेकिन उसने ईमानदारी बड़ी दिखाई है। तो फिर यासर आप फिर बसूरत दीगर हम्माद नियाज़ी का शेर याद आता है कि ये डिग्रियों के पलंदे, ये रोल ऑफ संभालिए कि जलाने के काम आएंगे। पाकिस्तान में सिस्टम कब बेहतर होगा सोचिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।